नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाला देश वैक्सीन की किल्लत क्यों झेल रहा है। इंडिया में एट प्रेजेंट दो कंपनीज है जो कोविड-19 वैक्सीन सप्लाई कर रही है। एक कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कोविशील्ड वैक्सीन प्रोड्यूस करती है, मगर इसे डेवलप इंटरनेशनल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर किया है। दूसरी कंपनी है भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन बनाती है, जिसे इंडिया में ही डेवलप किया गया है। इस वैक्सीन को भारत सरकार के साथ मिलकर डेवलपमेंट किया गया है, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत सरकार इस वैक्सीन की को ऑनर है। अब मैं कुछ आंकड़ों को आपके सामने रखूंगा। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन करीब 130 करोड़ के आसपास है, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 41% लोग ऐसे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। मगर इस बड़े हिस्से के बारे में अभी सोचा भी नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी 18 साल से ऊपर वालों को ही वैक्सीनेट किया जा रहा है। इंडिया को एट प्रेजेंट टोटल पॉपुलेशन का कम से कम 70% लोगों को वैक्सीनेट करना ही होगा हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने के लिए, यानी कि सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता, ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। अगर हम वैक्सीनेशन की रफ्तार पर एक नजर डालें तो सिर्फ 3% लोगों को दोनों डोज लग पाया है। वैक्सीनेशन रेट को सही मायने में समझने के लिए हमें सभी देशों के डेटा को देखना होगा। इजराइल सबसे ऊपर है इस चार्ट में, जो अभी तक 56.4% लोगों को वैक्सीनेट करा चुका है, और यूएई 39.3%, यूएस 37.9%, यूके 30.8%। इन आंकड़ों से आप समझ ही चुके होंगे कि हमारा वैक्सीनेशन मॉडल कितना कारगर है। इंडिया को हर महीने 20 से 25 करोड़ डोजेज चाहिए, जबकि सप्लाई सिर्फ 7 से 8 करोड़ है। तो जहन में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हम चूके तो चूके कहां। इसके 5 प्रमुख कारण हैं। पहला, वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेसिटी। दूसरा, स्लो वैक्सीनेशन ड्राइव। तीसरा, ओवर कॉन्फिडेंस। चौथा, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस गैदरिंग। और पांचवा, वैक्सीन एक्सपोर्ट। तो सबसे पहला पॉइंट है वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेसिटी। सबको पता था कि दिसंबर 20 या जनवरी 21 में वैक्सीन लॉन्च हो जाना है, फिर भी सरकार ने पब्लिक सेक्टर की उन कंपनीज को समय रहते तैयार नहीं किया जो कि सक्षम थी वैक्सीन बनाने में। ये तो ही पब्लिक सेक्टर की बात। सोचिए, अगर प्राइवेट सेक्टर को भी साथ में लाने की कोशिश करते तो वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेसिटी आज के वक्त में कहां होती। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जो कि सच नहीं है, क्योंकि सरकार एपिडेमिक डिजीज एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कहीं भी कुछ भी डिसीजन लेने को स्वतंत्र है। फिर भी हम प्राइवेट सेक्टर को छोड़ देते हैं। आप कोवैक्सीन को ही ले लीजिए, जो कि गवर्नमेंट की वैक्सीन थी। कम से कम उसके प्रोडक्शन को तो बढ़ाया जा सकता था। एक बात तो क्लियर है कि लॉन्ग टर्म के लिए पब्लिक सेक्टर की कंपनीज को इन्वॉल्व करना चाहिए था, और चाहिए भी, क्योंकि उसके दो फायदे हैं। एक, कंपनी का मैनेजमेंट सरकार के अंदर रहेगा, और दूसरा, प्राइवेट कंपनी के मुकाबले प्राइस भी काफी कम होगा। आज की बात करें तो 80% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर से ही आ रहा है। अब तक हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट पहले से तैयार क्यों नहीं थी। अब जानिए कि अवेलेबल रिसोर्सेज को भी गवर्नमेंट कैसे यूज कर रही थी। सीरम इंस्टीट्यूट जो कोविशील्ड बनाती है, उसके सीईओ हैं अदार पूनावाला। उनका कहना है कि गवर्नमेंट ने 2 करोड़ 10 लाख कोविशील्ड डोजेस का ऑर्डर फरवरी के अंत में दिया था, मगर उस वक्त ये नहीं बताया गया कि आगे कब और कितना डोजेज चाहिए होगा। फिर मार्च में अचानक से 11 करोड़ का ऑर्डर कर दिया गया। तब तक कोरोना के केस जंप करने लगे थे। अगर सरकार हमें एक बार में टाइम फ्रेम के साथ एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑर्डर कर देती तो हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इसके आधार पर बढ़ाने की सोचते, क्योंकि जितना ऑर्डर हमें मिल रहा था उसके हिसाब से हमारा उस वक्त का सेटअप काफी था। एक और धमाके वाली खबर सुनिए। इंटरनेशनल कंपनी फाइजर, जो कि वैक्सीन बनाने वाली पहली कंपनी थी जिसने 2020 में ही इंडिया को वैक्सीन सप्लाई करने के लिए अप्रोच किया था, मगर सरकार से रिस्पांस नहीं मिलने के कारण इस साल के फरवरी महीने में कंपनी ने अपना एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिया। इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आप खुद सोच सकते हैं कि सरकार वैक्सीनेशन प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में कितनी दिलचस्पी ले रही थी। सेकंड पॉइंट है स्लो वैक्सीनेशन ड्राइव। इस साल 1 जनवरी को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोविशील्ड को इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन दिया, और ठीक एक दिन के बाद 2 जनवरी को कोवैक्सीन को भी दिया। इंडिया में वैक्सीनेशन 16 जनवरी 2021 को स्टार्ट हुआ। फर्स्ट फेज में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को शामिल किया गया, जिसमें पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सफाई कर्मचारी और डिजास्टर मैनेजमेंट के वॉलंटियर्स थे। वैक्सीनेशन ड्राइव उस समय शुरू किया गया था जब वीकली एवरेज केसेस अपने 7 महीने के सबसे निचले स्तर पे था। 15 जनवरी को 15,876 केसेस थे, जो कि काफी कम हो चुके थे, और डेथ नंबर्स भी 186 के आसपास थे। यानी कि हमारे पास मौका था वैक्सीनेशन को स्पीड अप करने का। उसके बाद 44 दिन लगे सेकेंड फेज का वैक्सीनेशन स्टार्ट करने में, यानी 1 मार्च को 60 साल से ऊपर वालों के लिए स्टार्ट किया गया। फिर 30 दिन के बाद 1 अप्रैल से 45 साल वालों के लिए, और फिर 30 दिन लगे 18 साल से ऊपर वालों के लिए स्टार्ट करने में। कुल मिलाकर करीब 134 दिन लगे 18 साल वालों तक पहुंचने में।
मगर सवाल यह है कि इतने लंबे इंतजार के बाद भी वैक्सीन क्यों नहीं मिल रहा। इसलिए ज्यादातर राज्य सरकारें लगातार मांग कर रही थी कि एज लिमिट को हटा के 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन तुरंत शुरू किया जाए और राज्य सरकारों को खुली छूट मिले अपने अनुसार वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलने के लिए। आप भी इस गणित को समझने की कोशिश कीजिए कि वैक्सीनेशन ड्राइव कछुए की रफ्तार से कैसे चल रहा था। तीसरा पॉइंट है ओवर कॉन्फिडेंस। सेकेंड वेव के बारे में डॉक्टर्स और मेडिकल एक्सपर्ट बहुत पहले से ही आगाह कर रहे थे, मगर सरकार पूरे विश्व में यह मैसेज देने में लगा हुआ था कि इंडिया ने कोरोना पे विजय पा लिया है। आप लोगों को याद ही होगा कि सरकार और मीडिया की तरफ से इस तरह का माहौल तैयार किया गया था कि भारत अब दुनिया को कोविड-19 से बचाने वाला है। 29 जनवरी का दिन याद कीजिए, जब हमारे प्रधानमंत्री डेवोस फोरम पे अपने स्पीच में कोरोना पर विजय पाने की घोषणा की थी और उसी जानकारी को उन्होंने एक हफ्ते बाद पार्लियामेंट में भी रखा था, जबकि उस दिन का डेटा बताता है कि 11,000 नए केसेस थे और 1.5 लाख टोटल एक्टिव केसेस थे। चौथा पॉइंट है पॉलिटिकल एंड रिलीजियस गैदरिंग। इस साल फरवरी से अचानक कोरोना इन्फेक्शन रेट में बढ़ोतरी की खबर आने लगी थी और उसके बाद आग में घी डालने का काम धार्मिक जमावड़ा और चुनाव प्रचार ने किया। वक्त की पुकार थी कि इन्फेक्शन के रोकथाम पे स्ट्रैटेजी बनाया जाए, मगर सरकार की दिलचस्पी कहीं और ही थी। कई राज्यों में असेंबली और लोकल इलेक्शन कराए गए और इलेक्शन कमीशन आंखों पे पट्टी बांधकर तमाशा देख रहा था। खासकर बंगाल का इलेक्शन तो एक भद्दा मजाक ही था और ऐसे वक्त में कुंभ मेला का आयोजन भी सरकार की सबसे बड़ी भूल थी। खैर, छोड़िए पॉलिटिक्स की बात करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। पांचवा पॉइंट है वैक्सीन एक्सपोर्ट। वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के तहत सरकार ने 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन को 95 देशों में भेज दिया, जिसमें से 1 करोड़ फ्री में दिए गए, 2 करोड़ ग्लोबल ट्रीटी के तहत और 3 करोड़ 60 लाख बेच दिए गए। वैक्सीन मैत्री स्कीम उस वक्त लाया गया जब इंडिया में वैक्सीनेशन की शुरुआत ही हुई थी और डोमेस्टिक नीड्स को दरकिनार करते हुए बिना किसी एस्टिमेशन कैलकुलेशन के मैत्री प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया गया। और इस मिसमैनेजमेंट के ऊपर कुछ लोगों का कहना है कि हमें अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखना होता है, पर सवाल यह है कि किस कीमत पर। अपने घर को उजड़ता छोड़कर दूसरे के घर को कैसे संभाला जा सकता है। एरोप्लेन में सफर के दौरान एक बहुत ही फेमस लाइन कही जाती है, इमरजेंसी की हालात में पहले मास्क खुद लगाएं फिर दूसरों की मदद करें। दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट को एग्रीमेंट के तहत ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के लिए वैक्सीन एक्सपोर्ट करना पड़ा। अगर यह बात सच है तो अब सप्लाई क्यों रोक दिया गया। ये तो तभी हो सकता है जब एग्रीमेंट सिर्फ 2-3 महीने का हुआ हो, मगर प्रोडक्शन तो अभी भी जारी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत सरकार 16 अप्रैल तक वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रही थी। अगर थोड़ी देर के लिए ग्लोबल ट्रीटी पे ध्यान दे तो हम पाएंगे कि चाइना ने करीब 8 करोड़ डोजेज 60 देशों को दिए, EU और फ्रांस ने भी दिए, मगर कब? अपने देश में महामारी पे काबू करने के बाद। आखिर में एक टिप्पणी के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। सरकार की गंभीरता इस बात से पता चलती है कि फर्स्ट में को स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप आई थी, जिसे करीब 15 दिन के बाद मार्केट में लाने की परमिशन मिली और हाल के दिनों में अन्य देशों से आई हुई राहत सामग्री करीब 2 हफ्ते तक एयरपोर्ट पर यूं ही पड़ी रही। दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाया, तब जाकर सरकार हरकत में आई। अब बात करते हैं कि आने वाले वक्त में वैक्सीन ड्राइव का फ्यूचर क्या है। स्पुतनिक वी थर्ड वैक्सीन है जिसे 12 अप्रैल को इंडिया के अंदर इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव किया गया है। इस रशियन वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के अलावा 4 और कंपनीज के साथ एग्रीमेंट किया गया है। इस बीच कंपनी कुछ डोजेज इंपोर्ट भी कर रही है जब तक इंडिया में उसका प्रोडक्शन स्टार्ट ना हो जाए। कंपनी का कहना है कि जून जुलाई से 1.2 करोड़ डोजेज प्रोड्यूस कर सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि कोविशील्ड की कैपेसिटी 5 करोड़ से बढ़ाकर 6.5 करोड़ डोजेज पर मंथ कर दिया गया है और 10 करोड़ अगस्त तक कर दिया जाएगा। सिमिलरली जून तक कोवैक्सीन की कैपेसिटी को 90 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ डोजेज पर मंथ कर दिया गया है, जिसे जुलाई तक 5.5 करोड़ और अगस्त तक 6 से 7 करोड़ तक ले जाने की उम्मीद है। 14 मई को गवर्नमेंट ने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली 217 करोड़ वैक्सीन अगस्त से दिसंबर के बीच में अवेलेबल होगा। सरकार ने इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए वैक्सीन इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए हाल ही में अनाउंस किया कि जो भी वैक्सीन यूनाइटेड स्टेट्स के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा अप्रूव्ड हो चुका है वो इंडिया में आ सकता है। इंपोर्ट लाइसेंस 1 से 2 दिन में ग्रांट कर दिए जाएंगे। अब एक नजर डालते हैं कि आने वाले वक्त में और कौन कौन सी वैक्सीन हैं जो देर सवेर मार्केट में आने वाली है। सरकार हाल ही में 2 से 18 साल के लोगों पे कोवैक्सीन के फेज 2 एंड फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स करने की अनुमति दी है। अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल होते हैं तो ये दुनिया की पहली वैक्सीन होगी जो 12 साल से कम उम्र वालों के लिए है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फाइजर की वैक्सीन 12 से 15 साल वालों को लगाया जा सकता है।
जायडस कैडिला कंपनी अपने वैक्सीन ज़ाइकोव डी के 3rd फेज के ट्रायल रिपोर्ट को इसी महीने अथॉरिटीज को सबमिट करने जा रहा है और पूरी उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक इमरजेंसी अप्रूवल भी मिल जाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अपना प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू कर दिया है और जून से सप्लाई करने की तैयारी में है। कंपनी मैनेजमेंट के अनुसार इनिशियली 1 करोड़ डोजेस पर मंथ सप्लाई करने की क्षमता है, जिससे धीरे धीरे 2 करोड़ डोजेस पर मंथ तक ले जाया जा सकता है। ये भारत के अंदर ही डेवलप की हुई दूसरी वैक्सीन होगी कोवैक्सीन के बाद। मगर गौर करने वाली बात यह है कि ज़ाइकोव डी 3 डोजेज वाले वैक्सीन होगी, यानी कि आपको 3 बार डोजेज लगाने होंगे, जबकि बाकी वैक्सीन सिर्फ 2 बार लगाना होता है। इस वैक्सीन की एक और खासियत है कि इसे 12 से 17 साल के लोगों को भी लगाया जा सकता है। गवर्नमेंट के नए गाइडलाइंस के आधार पर कुछ इंटरनेशनल कंपनीज फाइजर, मॉडर्ना एंड जॉनसन भी यहां आने की कोशिश में लगे हुए। कंक्लूजन, हम इंपोर्टेड वैक्सीन के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि विदेशी कंपनी जब तक डेवलप्ड कंट्रीज की सप्लाई पूरा नहीं करेगी तब तक भारत के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे सकती। इसलिए हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। शुक्रिया, आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करते हैं कि हम अपने रिसर्च के जरिए आप तक उचित इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने में सक्सेस हुए होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।